ओके बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स के बारे में। बेसिकली प्रोटोजोल इन्फेक्शंस जो हैं बेटा, वो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो कुछ हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा कॉमन है प्रोटोजोल इन्फेक्शंस, और कुछ जो हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, देयर आर मेनी एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स जो हम आज डिस्कस करेंगे, बट ऑल ऑफ देम आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स होंगे मैं आपको साथ बताऊंगी, जिनका आपने याद रखना है। बेसिकली इसमें एनालाइज करने का तरीका एक ये होता है, जो कि हमारे इलाके की चीज़ होती है ना, जो हमारे रीजन की डिजीज होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इस तरह उसकी मैनेजमेंट भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो दोज दैट आर मोर कॉमन इन आर एरिया, दे आर मोर इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग देयर फार्माकोलॉजी। उनकी ट्रीटमेंट, उनकी ड्रग्स के मामले में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी जो हमारे रीजन में कॉमन है। So at the end of this session, you'll be able to enumerate important antiprotozoal drugs and explain the mechanism of action of important anti-amoebic drug. Amoebiasis जो है ना बेसिकली बेटा, amoebiasis, giardiasis, ये एक दो प्रोटोजोल इन्फेक्शन हैं जो हमारे इलाके में बहुत कॉमन है। amoebiasis is very very common, और somehow most of us, all of us are some at some stage of their life are affected with the amoebic infection. So इसकी ट्रीटमेंट में जो कुछ ड्रग्स इन्वॉल्व होती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी क्लिनिकल यूजर एडवर्स इफेक्ट्स भी पढ़ेंगे हम। सो प्रोटोजोल इन्फेक्शंस बेसिकली देयर बिकॉज ऑफ द पुअर सैनिटरी कंडीशंस, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस फॉलो ना की जाए, वेक्टर ट्रांसमिशन हो जाए, इस वजह से होती हैं। स्टेजेस ऑफ अमीबिक इन्फेक्शन, देयर आर टू इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। एक सिस्ट स्टेज होती है, फिर एक ट्रोफोजोइड स्टेज होती है। सिस्ट जो है ना, फर्स्ट वी इंजेस्ट द सिस्ट्स, दे गो टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, दे फॉर्म लिटिल ट्रोफोजोइड्स, and these cysts can go to the colon and cause asymptomatic intestinal infection as well. And ये जो ट्रोफोजोइड्स बनते हैं ना, लिटिल ट्रोफोजोइड्स फ्रॉम द इलियोसिकम, ये ट्रोफोजोइड्स जाके इंटेस्टाइनल अमीबियासिस कॉज करते हैं, टिश्यूज में चले जाते हैं, यानी इंटेस्टाइन्स के जो टिश्यूज हैं उसके अंदर जाके इम्बेड होके इंटेस्टाइनल अमीबियासिस कॉज करते हैं। यहीं से, यही टिश्यूज से जो ट्रोफोजोइड्स हैं ये ब्लड में भी रिलीज होके एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी कॉज कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि हेपेटिक लिवर एब्सेस जो होती है, इसकी वजह से अमेबिक एब्सेस जो होती है लिवर में, आपने सुना होगा उसके बारे में, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, अमीबियासिस की टाइप होती है। इंटेस्टाइनल अमीबियासिस से क्या होता है, अमेबिक अल्सर्स हो जाते हैं, और जो इंटेस्टाइनल अमीबियासिस है उससे वेग एब्डोमिनल सिम्टम्स आएंगे, एमीबोमा होगा। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल में क्या होगा, लिवर एब्सेस हो सकती है, लंग्स, स्प्लीन, किडनी, ब्रेन, कहीं भी स्प्रेड हो सकती है ये। और इसमें एक्यूट कंप्लेंट जो होती है ना इंटेस्टाइनल अमीबियासिस में, डिसेंट्री, ब्लड म्यूकस इन द स्टूल्स होगा। अक्सर बच्चों में बड़ी कॉमन होती है अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस की वजह से, बच्चे क्रॉल करते हैं, हाथ गंदे होते हैं, वो मुंह में डाल लेते हैं। तो बच्चों में अक्सर मदर्स आती हैं, कंप्लेंट करती हैं कि हमारे बच्चे के स्टूल में ब्लड आ रहा है। सो दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ अमेबिक डिसीज, इंटेस्टाइनल अमीबियासिस, ब्लडी डायरिया जिसे कहते हैं, वो डायसेंट्री होगी वो। ठीक है। कीमोथेरेपी फॉर अमीबियासिस, अमीबियासिस में हम क्या यूज करेंगे, इट इज बेसिकली कॉज्ड बाय एंटीमीबा हिस्टोलिटिका ट्रांसमिटेड बाय फीकल ओरल रूट। एक्यूट भी हो सकती है, क्रॉनिक भी हो सकती है, एंड डायग्नोसिस एस्टैब्लिश्ड बाय आइसोलेटिंग एंटीमीबा हिस्टोलिटिका फ्रॉम द फीसेस। डिटेल में आपने बेटा ये सारा रीड कर लेना, इट्स नथिंग टू डू विद योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, जो समझने वाली बात होगी मैं आपको समझाऊंगी। तो दिस इज हाउ अमीबियासिस एक्चुअली हैपेंस। कोर्स ऑफ अमीबियासिस क्या है, सबसे पहले सिस्ट इंजेस्ट की, amoebas pass through the stomach as cysts. ये यहाँ से पास करके बी में जाए, amoebas emerge in the terminal small intestine, ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँच गए। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचने के बाद दे आर फॉर्मिंग अल्सर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। वहाँ से दे आर गोइंग टू पास इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड इन्फेक्ट अदर ऑर्गेनिजम्स। यही स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। ये आप देखिए जो रेड रेड स्पॉट्स है ना, सारे डार्क रेड, ये सिस्ट की वजह से अल्सर्स बने हुए हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन में जब जाते हैं तो वहां से एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन से भी एब्जॉर्प्शन हो सकती है, लार्ज इंटेस्टाइन से भी एब्जॉर्प्शन हो सकती है, and they can enter into the bloodstream. Their trophozoite form will enter into the bloodstream and they can then cause extra intestinal problem. Within the intestines, large intestine, they can lead to perforation and infection, and they can, some of the cysts and trophozoites as such, they can pass out of the body through the rectum, and they can sustain in the environment. They can still live in the environment. The cyst form, the trophozoites form, they can sustain in the environmental conditions, and then because of this, they are transmitted to other people through fecal oral route. Poor sanitary conditions. After using the toilet, people usually don't wash their hands, so this can lead to the transmission of the cysts and the trophozoites of the amoeba. क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीमीबिक ड्रग्स कैसे करेंगे हम,
ये टिश्यू अमीबिसाइड्स होते हैं, ल्यूमिनल अमीबिसाइड्स होते हैं, और फिर एक एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल डिजीज के लिए ड्रग होंगी। देखो बेटा, ल्यूमिनल अमीबिसाइड्स जो है ना, इनके नाम से पता चल रहा है। जो टिश्यू अमीबिसाइड है ना, वो जो उन्होंने इंटेस्टाइन के टिश्यूज को जिस प्रोटोजोआ ने इफेक्ट किया हुआ है, ट्रोफोजोइट्स जिन्होंने इंटेस्टाइनल टिश्यूज को इफेक्ट किया हुआ है, वो वहां जाके एक्ट कर रहा है। ल्यूमिनल अमीबिसाइड सिर्फ उन चीजों के लिए है दैट आर विद इन द ल्यूमेन, जो सिस्ट है ल्यूमेन के अंदर, जो ट्रोफोजोइड ल्यूमेन के अंदर है, उनको जाके ल्यूमिनल अमीबिसाइड इफेक्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरह जो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल डिजीज के लिए ड्रग है, वो वही है जो जाके लिवर में चला गया अगर, या स्प्लीन, रेयरली स्प्लीन, किडनी, पैंक्रियास में जा सकता है, बट मोस्टली इट इज लिवर अमीबिक एब्सेस। तो जो लिवर में चला गया वो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल के लिए वो वाली ड्रग आ गई है। सो टिश्यू अमीबिसाइड्स एक्ट ऑन द इंटेस्टाइनल वॉल एंड लिवर टिश्यूज के अंदर, used for the treatment of systemic form of the disease, intestinal wall infection और liver abscesses। वो टिश्यूज के अंदर, किसी भी टिश्यू के अंदर चला गया ना, तो टिश्यू अमीबिसाइड हम यूज करेंगे। ठीक है, सो दे कैन बोथ, कौन से टिश्यूज हो सकते हैं, इंटेस्टाइनल टिश्यूज भी इफेक्ट हो सकते हैं और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल टिश्यू भी इफेक्ट हो सकते हैं। सो इसके हमारे पास टिश्यू अमीबिसाइड कौन कौन से, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रोनिडाजोल, टेनिडाजोल, स्किनिडाजोल, एल्कलॉइड्स में आते हैं इमेंटीन एंड डाइहाइड्रोइमेटीन। So most important of all the anti-protozoal drugs, anti-amoebic drugs, that is metronidazole, which is commonly used, मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सौ ने खाई होगी, फ्लैजिल के नाम से आती है, एंटामिजोल डीएस के नाम से आती है। बेसिकली फ्लैजिल इज जस्ट मेट्रोनिडाजोल, ठीक है, लेकिन जो एंटामिजोल डीएस है, एंटामिजोल डीएस इज अ ड्रग यूज्ड फॉर अमीबिक डायसेंट्री, ब्लडी डायरिया जो मैंने आपको बताया ना, उसके लिए यूज होती है entamizole DS. So entamizole DS is a combination of tissue amebicide and luminal amebicide. एंटामिजोल डीएस अगर आप देखो नेट पे सर्च करो, या आप उसकी बॉक्स देखो, उस पे देखोगे तो मेट्रोनिडाजोल भी होगी और उसमें एक डायलॉक्सानाइड फ्यूरुएट ड्रग होगी। ठीक है, दैट डायलॉक्सानाइड फ्यूरुएट ड्रग इज बेसिकली ल्यूमिनल अमीबिसाइड। कॉम्बिनेशन यूज करने का एक फायदा, एक रैशनल ये है कि वो हम उसको कंप्लीटली एरेडिकेट करना चाह रहे हैं अमीबा को, टिश्यू से भी और ल्यूमिन से भी। सो वी आर यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू अमीबिसाइड भी दे रहे हैं और ल्यूमिनल अमीबिसाइड भी दे रहे हैं। ठीक है, एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस के लिए हमें क्लोरोक्विन भी हम यूज कर सकते हैं, विच इज ओनली रिजर्व फॉर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस, यानी जो हेपेटिक लिवर एब्सेस अगर हो गई है ना पेशेंट को, खुदा ना खास्ता, उसके लिए हम क्लोरोक्विन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको सिंपल अमीबियासिस है, इंटेस्टाइनल अमीबियासिस है, उसमें क्लोरोक्विन का कोई रोल नहीं है। Then comes the luminal amebicide, acts on the parasite in the lumen of the bowel, includes diloxanide furuate, जो मैंने आपको बताया एंटामिजोल डीएस में होता है, क्लिनिकली यूज भी होता है और बहुत अच्छी है। नाइट्राजोक्सानाइड ये भी यूज की जाती है, ये भी बहुत अच्छा एजेंट है। 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन हो सकती है, आइडोक्विनोल, डाईहाइड्रोक्सीक्विनिन, एंटीबायोटिक्स में टेट्रासाइक्लिन, पेरामोमाइसिन है, दे आर रेयरली यूज्ड। देन मिक्स्ड अमीबिसाइड्स हैं, इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ ल्यूमिनल and systemic form of the diseases. These are metronidazole and tinidazole. So metronidazole is very important. ये एक्स्ट्रा मिक्स्ड में बेसिस यानी लुमिनल और सिस्टेमिक दोनों फॉर्म्स के लिए भी यूज हो रही है, खाली टिश्यू सिजोंटिसॉइड भी है और ल्यूमिनल एजेंट भी, ल्यूमिनल एजेंट के साथ कॉम्बिनेशन में यूज किया जा सकता है मेट्रोनिडाजोल के साथ, जिसमें है डाइलॉक्सानाइड फ्यूरुएट। ठीक है, दिस इज हाउ द पैसेज वर्क्स, हाउ द लाइफ साइकिल वर्क्स। इंजेक्शन ऑफ सिस्ट जा रही है, ल्यूमिन में ट्रोफोजॉइड्स बन रहे हैं, ठीक है, फिर दोबारा सिस्ट फॉर्मेशन हो रही है, वो कोलोन में जा रही है, इंटेस्टाइनल वॉल पेनिट्रेट कर रही है, वहां से वो ब्लड में भी जा सकता है, लिवर में भी जा सकता है, ब्लू ब्लू चीजें। ठीक है, सो द सिस्टेमिक बेबिसाइड्स है, उसके लिए हम क्लोरोक्विन, डिहाइड्रोएमेटिन, क्लोरोक्विन हमने सिर्फ लिवर के लिए रिजर्व की है। ठीक है, मिक्स जो ल्यूमिनल और सिस्टेमिक दोनों के लिए है वो मेट्रोनिडाजोल, टेनिडाजोल है, और ल्यूमिनल जो खाली है, खाली ल्यूमेन के अंदर जो चीजें हैं, यानी ये ल्यूमेन कोलोन है, इसके लिए जो अंदर जो चीजें हैं, ये इसके लिए हमारे पास है पेरोमोमाइसिन, आइडोक्विनोल एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज, जो यहाँ लिखी नहीं हुई but that's very important, that is diloxanide furuate, जो practically use हो रही है। The things that are being used practically are usually most important. Then cysts are being expelled in the feces and these cysts are source of infection to other persons. इसकी transmission का source जो है वो इसकी ये cyst है। Then comes metronidazole, which is very important drug. पूरा लेक्चर जो मैं आपको पढ़ाऊंगी एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स का, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो बेटा मेट्रोनिडाजोल है। ठीक है, it is a nitromedazole mixed amebicide of choice for treating amoebic infections. It is effective against many forms. अब आप देखोगे इसके uses बेटा जब मैं आपको बताऊंगी ना मेट्रोनिडाजोल के, because it is effective against anaerobic infections as well besides protozoal infections, so it has very vast spread uses, very vast uses of this. ठीक है,
इट हैज नो रोल फॉर एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया में बेटा इसका कोई रोल नहीं है। Mechanism of action of metronidazole, it is usually not very clearly understood, but अगर आ जाए what is the mechanism of action of metronidazole, you have something to write, ठीक है? So it enters the microorganism by diffusion. Okay, simple diffusion से just now start imagining, simple diffusion से metronidazole जो है वो organism के अंदर, microorganism के अंदर enter हो गई। नाइट्रो ग्रुप इसके स्ट्रक्चर के अंदर बेटा, मेट्रोनिडाजोल के स्ट्रक्चर के अंदर इट हैज अ नाइट्रो ग्रुप, ठीक है? द पॉइंट टू रिमेंबर इज that nitro group is reduced to a highly reactive nitro radical. Within that microorganism जो नाइट्रो ग्रुप है मेट्रोनिडाजोल का, वो रिएक्टिव नाइट्रो रेडिकल में चेंज हो जाता है। दैट रिएक्टिव नाइट्रो रेडिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए डैमेज एंड साइटोटॉक्सिसिटी, अल्टीमेटली डेथ ऑफ द पैरासाइट। Highly selective anaerobic action है, interferes with electron transportation from NADPH or other reduced substrates. So this is the mechanism of action. इसमें ये देखें, नाइट्रो ग्रुप ऑफ मेट्रोनिडाजोल सबसे पहले पायरुवेट्स, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, फेरिडॉक्सिन रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, एंड देन व्हाट हैपेंस इज नाइट्रो ग्रुप ऑफ मेट्रोनिडाजोल इज कन्वर्टेड इनटू रिड्यूस्ड नाइट्रो ग्रुप ऑफ मेट्रोनिडाजोल। दिस रिड्यूस्ड नाइट्रो ग्रुप इज एक्चुअली वेरी रिएक्टिव एंड टॉक्सिक, ठीक है? ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर डीएनए डैमेज एंड साइटोटॉक्सिसिटी ऑफ द प्रोटोजोआ। फिर से देख लें, metronidazole, this is one of the most illustrated form to discuss the mechanism of action of metronidazole। ये वाली जो स्लाइड है ना, मुझे सबसे अच्छी लगती है metronidazole का mechanism of action समझाने के लिए, ठीक है? इसमें सारे स्टेप्स हैं। So metronidazole basically diffuses into aerobic and anaerobic bacteria, then it is reduced to 5 nitro position, ठीक है? कि जब 5 nitro position इसकी reduce होती है ना, that forms reduced nitro group। That reduced nitro group is responsible for the production of number of short-lived cytotoxic intermediates। जो reduced nitro group बन रहा था ना बेटा, वो cytotoxic intermediates बनाता है, and these cytotoxic intermediates basically then react with DNA and cause cell death। उसकी cytotoxicity का सबब बनता है। इसके pharmacokinetics हैं, you can study it yourself। यूजेस ऑफ मेट्रोनिडाजोल, बेटा शायद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कोई पूछे ना पूछे मेट्रोनिडाजोल को, यूजेस ऑफ मेट्रोनिडाजोल आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट हैज वेरी डाइवर्स यूजेस बिकॉज ऑफ इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और इसका डाइवर्स एक्शंस हैं। डेंटिस्ट्री में इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। आपने देखा होगा जब भी कभी दांत निकलवाएं या कोई डेंटल प्रोसीजर हो तो डॉक्टर फ्लैजेल जरूर कर दे के बेचता है, बिकॉज योर ओरल कैविटी इज फुल ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया एज वेल। इट इज यूज्ड इन डेंटिस्ट्री, इट इज यूज्ड इन अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस, एंट्रेंच माउथ, ठीक है? ओरल कैविटी में इसका यूज है। देन इट इज यूज्ड फॉर एमीबिएसिस, जियार्डियासिस, ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस, व्हिच आर ऑल द प्रोटोजोल इन्फेक्शंस, ठीक है? एनारोबिक इन्फेक्शंस में आती हैं ओरल इन्फेक्शंस, पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शंस, बेटा जो भी आपकी एब्डोमिनल कैविटी पे जो भी ऑपरेशंस हुए होते हैं ना, उनमें जरूर पोस्ट ऑपरेटिवली मेट्रोनिडाजोल दी जाती है, क्योंकि हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी इट इज फुल ऑफ एरोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सो इसमें कवरेज जो है ना वो सबकी होनी चाहिए। सो इसमें इन सब में से जो एनारोबिक की कवरेज है ना वो मेट्रोनिडाजोल करता है, एनारोबिक वाला पार्ट। जब भी आपके एब्डोमिनल कैविटी पे कोई प्रोसीजर होता है ना, किसी की भी एब्डोमिनल कैविटी पे कोई प्रोसीजर होता है, तो उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स दी जाती हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव एनारोब सबको कवर करे। सो उसमें मेट्रोनिडाजोल इज अ पार्ट ऑफ दैट रिजीम टू कवर द एनारोबिक पोर्शन ऑफ द बैक्टीरिया। ब्रेन एब्सेसिस, एंडोकार्डाइटिस, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, ये एक इम्पॉर्टेंट डिजीज है। ये कहना चाहिए कि इट इज बिकॉज ऑफ क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल, एक ऑर्गेनिज्म उसकी वजह से होती है सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, एंड वन ऑफ इट्स मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट इज मेट्रोनिडाजोल। और अगर कोई मेट्रोनिडाजोल को रेजिस्टेंट हो जाएगा तो फिर दूसरी ड्रग आती है जो आप आगे पढ़ोगे, वो है वैंकोमाइसिन, ठीक है? देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यूजेस हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, एच पाइलोराई इन्फेक्शन आपने जीआईटी में पढ़ा होगा, अल्सर कॉज करने की, स्टमक अल्सर कॉज करने की एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है एच पाइलोराई। उसकी ट्रिपल थेरेपी जो आपने पढ़ी थी उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मेट्रोनिडाजोल। सो keeping in mind its diverse uses, it's used in dentistry, it's used in protozoal infections, amoebiasis, giardiasis, it's used in anaerobic infections, it's used in abdominal surgical procedures to cover the anaerobic organisms, it's used in pseudomembranous colitis, and it's being used in H. pylori regime. So it has very diverse uses, keep them in mind. Adverse effects of metronidazole, again they are very important. Adverse effects, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, मेटालिक टेस्ट होता है, अनप्लेजेंट फीलिंग होती है पेशेंट को खा के, नोजिया, वॉमिटिंग भी हो जाती है कई दफा, डायरिया,
एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ये सब कुछ इसके एक जनरल एडवर्स इफेक्ट्स हैं, ठीक है। स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट में जो इंपॉर्टेंट है वो है डाइसल्फराम लाइक रिएक्शन। ये मैंने आपको शायद पहले भी एक्सप्लेन किया होगा, अगर नहीं किया हुआ तो अब मैं बता देती हूँ। डाइसल्फराम लाइक इफेक्ट ये होता है बेटा कि जो पेशेंट्स एल्कोहल अब्यूज करते हैं, द पेशेंट्स हु आर टेकिंग एल्कोहल, तो बेसिकली एल्कोहल हमारी बॉडी के अंदर ये उसका ब्रेक डाउन का पाथवे होता है। एल्कोहल एथेनॉल इज ब्रोकन डाउन इनटू एसिटाल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड इज ब्रोकन डाउन टू एसीटेट। दिस इज द फाइनल स्टेज टू रिमूव एल्कोहल फ्रॉम आवर बॉडी। अब क्या होता है कि हम डाइसल्फराम एक ड्रग होती है जो हम एल्कोहल अब्यूज के पेशेंट्स को देते हैं ताकि हम उनका एल्कोहल विड्रॉल को विड्रॉ करा सकें, ताकि वो एल्कोहल पीना छोड़ दें। हम उसके लिए डाइसल्फराम यूज करते हैं। तो बेसिकली डाइसल्फराम क्या कर रही होती है, डाइसल्फराम एसिटाल्डिहाइड की एसीटेट पे कन्वर्जन को स्टॉप कर रही होती है। ये एसिटाल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज जो है ना, इस एंजाइम को इनहिबिट करती है। डाइसल्फराम एक ड्रग है, ठीक है, जो एल्कोहल अब्यूज कर रहे होते हैं पेशेंट्स, उनके लिए हम यूज करते हैं ये, ताकि वो एल्कोहल ना पिए। फिर उसमें क्या होता है, जब ये वाली डाइसल्फराम की वजह से एसिटाल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज इनहिबिट हो जाता है ना, तो एज अ रिजल्ट एसिटाल्डिहाइड हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाता है। जब ये एसिटाल्डिहाइड एक्यूमुलेट होता है ना, इट लीड्स टू वेरी अनप्लेजेंट फीलिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, डिस्कम्फर्ट, हाइपोटेंशन, हेडेक, बहुत बुरी सी फीलिंग्स आती हैं, ठीक है। सो अगर किसी पेशेंट ने एल्कोहल पी, अगर किसी पेशेंट को हमने डाइसल्फराम की मेडिसिन दी हुई है, अब उसने ऊपर से अल्कोहल पी ली है, तो क्या होगा, उसकी बॉडी में अल्कोहल जब इस ब्रेकडाउन के पाथवे में एंटर होगी तो डाइसल्फराम ये रिएक्शन नहीं होने देगा, उसकी बॉडी में एसिटाल्डिहाइड एक्यूमुलेट होगा, ही विल हैव वेरी अनप्लेजेंट फीलिंग। एज अ रिजल्ट नेक्स्ट टाइम वो अल्कोहल नहीं पिएगा। दिस इज द regime टू यूज डाइसल्फराम इन द पेशेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट टाइम वो अल्कोहल नहीं पिएगा क्योंकि उसने डाइसल्फराम खाई होगी, तो डाइसल्फराम खाने की वजह से एथेनॉल का पूरा ब्रेकडाउन नहीं होगा और एसिटाल्डिहाइड उसको बहुत अनप्लेजेंट फील कराएगी। अब यही इफेक्ट जो है ना, डाइसल्फराम लाइक इफेक्ट इसलिए इसको कहते हैं, ये मेट्रोनिडाजोल और कुछ अदर एंटीबायोटिक्स भी कॉज करती है, व्हिच इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेमोराइज देम। कि ये सारी जो चीजें ड्रग्स है ना, ये ऐसे ही सवाल भी आ जाता होता है, नेम द ड्रग्स दैट कॉज डाइसल्फराम लाइक इफेक्ट। डाइसल्फराम लाइक इफेक्ट का मतलब ये है कि ये उसी एंजाइम को इनहिबिट कर रही है जिस एंजाइम को डाइसल्फराम इनहिबिट कर रहा था, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस द सेम अनप्लेजेंट फीलिंग इन एन अल्कोहलिक as the disulfiram produces. So if you are going to prescribe metronidazole to an alcoholic, you have to keep it in mind. It can cause disulfiram like effect in the alcoholics. ठीक है? So either आप उसको advise कर दोगे कि you are not going to drink alcohol during this period you are taking metronidazole, or you will not give them metronidazole. ठीक है? So they'll feel unpleasant. Another important adverse effect is thrombophlebitis with injected vein. IV दें तो उसमें thrombophlebitis हो जाता है. Then comes the metallic taste, anorexia, nausea, abdominal cramps, headache, glossitis, less frequent. ये सारे आप बाकी याद कर लेना. These are adverse effects. Drug interactions of metronidazole. Drug interactions भी इसके important है. Important drug interaction alcohol के साथ वही disulfiram like reaction है. It can induce the metabolism of some of the drugs and it can inhibit the metabolism of some of the drugs. Inducer भी है, inhibitor भी है, ठीक है. So enzyme inducer phenobarbital and rifampin, they decrease their therapeutic effect, यानी इनका ही metabolism induce कर रही है, so they will going to decrease the therapeutic effect of these drugs. Cimetidine इसका metabolism decrease कर रही है तो इसके therapeutic level ज़्यादा हो जाएंगे, blood level ज़्यादा हो जाएंगे. Warfarin metabolism इसका inhibit कर रहा है metronidazole, so warfarin के blood level ज़्यादा हो सकते हैं. And same is the case with lithium. लिथियम की रीनल एक्सक्रीशन को कम कर रहा होता है मेट्रोनिडाजोल, सो इट कैन इंक्रीज द ब्लड लेवल्स ऑफ लिथियम एज वेल. इसकी बहुत सारी ड्रग इंटरेक्शंस हैं, बट दीज 4-5 आर जो इंपॉर्टेंट वंस जो आपको याद रखने चाहिए. Then comes tinidazole. Tinidazole is a second generation nitramidazole which is similar to metronidazole in spectrum, absorption, and adverse effects. It is as effective as metronidazole with shorter course of treatment. It is more expensive. So it is less commonly used, only reserved in some specific conditions. जहाँ metronidazole effect ना कर रही हो तो tinidazole use कर लो. Otherwise metronidazole is good enough. Then comes emetine and dihydroemetine. ये emetine और dihydroemetine जो है ना, ये हैं Gibi, they are just like metronidazole. They were also tissue में beside है ये, and they are good to use, but more commonly being used is metronidazole. Mechanism of action क्या है emetine और dihydroemetine का? They are going to work by inhibiting peptidyl transfer RNA translocation, inhibit elongation of peptide chain, inhibiting protein synthesis.
Just to make the long story short, you can say that amytine and dihydroamytine are going to inhibit the protein synthesis, hence interfering the cleavage and breeding of the trophozoites. Trophozoites के अंदर ये inhibit कर देंगे protein synthesis. They have no action on the cysts. They can be administered subcutaneously or IM, but never IV. Uses kills antimycin trophozoites of histolytic tissues, but no effect against luminal cysts. So they are tissue trophozoite, tissue amebicides हैं ये, ठीक है? Luminal amebicide नहीं है, okay? They have rapid action, given only till the acute system subsides. They can be cumulative in liver, kidney, spleen, and reserved drug for severe cases or metronidazole resistant forms. Adverse effects हैं इनके, you can look at them. Then comes chloroquine. Chloroquine मैंने आपको बताया था, it kills the trophozoites, but it is not good for intestinal infections. ठीक है, हमने इसको सिर्फ रिजर्व रखा हुआ है for liver abscess, hepatic abscess हमारे पास जो है. Then comes diloxanide furoate. अगर इन एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स में से मेट्रोनिडाजोल के बाद अगर कोई ड्रग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है ये diloxanide furoate, which is a luminal amebicide. Okay, it is a luminal amebicide. Remember, metronidazole is a tissue amebicide and it can also affect systemically, यानी extraintestinal जो infection है उस पर भी एक्ट करेगा metronidazole यानी liver वगैरह में, और basically वो एक tissue amebicide है. और जो luminal amebicide है specifically acting in the lumen, that is diloxanide furoate, and practically भी use होता है, ठीक है? Kills trophozoite responsible for the production of cysts. Now how it works, mechanism of action. Oral diloxanide furoate ingest किया, उसमें से furoate hydrolyze हो गया, अपने effects exert करेगा, and diloxanide is freed within the intestine. 90% of the diloxanide is absorbed from the intestine and 10% reaches the large intestine. This is what is happening in the small intestine. Small intestine में diloxanide furoate breakdown हुआ diloxanide में and furoate में. Furoate तो hydrolyze हो गया और उसने अपने वहाँ पे effects exert कर दिए, यानी एंटी अमीबिक effects exert कर दिए. अब जो diloxanide है ना वो 90% तो absorb हो जाएगा, जो 10% है ना सिर्फ वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और अपना एंटी अमीबिक इफेक्ट शो करेगा जो कि वीकर देन फ्यूरुएट है. बेसिकली डायलॉक्सानाइड फ्यूरुएट में मेन कंपोनेंट व्हिच इज अमीबिसाइड इज फ्यूरुएट, के डायलॉक्सानाइड का बहुत माइनर रोल है. So इसके यूजेस है माइल्ड टिश्यू एबीएसएस, इसमें cyst and tolerated है, flatulence, nausea, not very important. Then comes nitazoxanide. It is a newer drug for giardiasis, also effective in Entamoeba histolytica, Toxoplasmosis vaginalis, and H. pylori infection. It's a prodrug converted to tizoxanide after absorption. Nitazoxanide is a prodrug and it is converted into tizoxanide after its absorption. Mechanism of action है it inhibits pyruvate ferredoxin oxidoreductase pathway. यानी इस पाथवे को इनहिबिट करने का मतलब ये है that it is, इस पाथवे को इनहिबिट करने का मतलब ये है बेटा, it is going to generate free radicals, toxic cytotoxic metabolites generate हो जाते हैं which are responsible for the killing of the protozoas. Uses है इसके giardiasis, amoebiasis, luminal amebicides भी है ये. Then 8 hydroxyquinolines है, idoquinol, ठीक है, not very important. ये भी एक luminal amebicide है, इसका टिश्यू इफेक्ट नहीं है, इसके adverse effects हैं. Then comes peramomycin. Peramomycin also inhibits the protein synthesis. It is like an aminoglycoside antibiotic, so it inhibits the protein synthesis. ठीक है? Now, it is the drug of choice for intestinal for treating intestinal colonization with Entamoeba histolytica, and it is basically reserved. दो conditions में हम इसको use कर रहे होते हैं peramomycin को. एक तो resistant organisms के लिए, and secondly we can use it in pregnant women. ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन में इसका यूज क्या है, स्पेशली द फर्स्ट ट्राइमेस्टर व्हेन मेट्रोनिडाजोल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, तो हम ये यूज कर सकते हैं प्रेमोमाइसिन, ये हम उन केसेस में दे सकते हैं. ठीक है, और इसका दूसरा यूज करने का रीजन होता है कि कुछ प्रोटोजोल इन्फेक्शन में मेट्रोनिडाजोल इफेक्ट नहीं कर रहा होता, सो रेजिस्टेंट केसेस के अंदर हम प्रेमोमाइसिन को यूज कर सकते हैं.
So this is a very useful figure जो कि इंटेस्टाइनल एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबिक लिवर एब्सेस कौन कौन सी ड्रग्स यूज हो रही हैं ये लिपिनकॉट में दी हुई है, तो ये आप लोग देख ले रहे हो। उसमें से एक अच्छी फिगर जो समराइज करी कि हमने किसमें क्या यूज करना है। कीमोथेरेपी फॉर लिशमेनियासिस आ जाता है इसके बाद, ठीक है। सो हाँ जी, पॉज कर दिया मैंने, नहीं करना होता फिर क्या करेंगे अब? तो ले क्यों आए हैं, बस थोड़ी सी रह गई थी। उस्मान एक हो गया, दूसरा खा रही हूँ, मैंने कहा दूसरा भी बना लो, आप लोग आए नहीं हुए थे अभी तब। एक एक बनी है 40 मिनट की और ये दूसरी बना रही है, ये बनाते हुए पता नहीं कितना टाइम हुआ अभी। अच्छा चलें, बस ये थोड़ी सी रह गई है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्क रह गया। आ गए आप? यू हैव कम बैक, डिड यू हैव फन? व्हाट डिड यू गेट फ्रॉम देयर? All of them? Oh my god, you're such a very very naughty boy. Going downstairs, जाएं डैडी के साथ, मैं आ रही हूँ उस्मान, बस 10 मिनट और लगेंगे। Okay, now comes chemotherapy for leishmaniasis. Leishmaniasis, visceral leishmaniasis होती है। Leishmaniasis is relatively less important. अब मैं इसको ये नहीं कहेंगे कि important नहीं है, but it is relatively less important। आ जाती होती है लेकिन बहुत ज़्यादा commonly नहीं पूछी जाती। ठीक है। ड्रग्स अवेलेबल फॉर लिशमेनियासिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीमोनियल ड्रग है सोडियम स्टाइबोग्लूकोनेट, एंटी फंगल ड्रग एम्फोटेरिसिन भी है, अदर आती हैं मेल्टिफोसिन, मेफिप्रिस्टोन, पैरामोमाइसिन एंड एलोप्यूरिनॉल। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइस होती है सोडियम स्टाइबोग्लूकोनेट, ठीक है, एसएसजी। Sodium cybergluconate is a drug of choice for leishmaniasis. Its mechanism of action is not clear, but if we can say that it inhibits the sulf hydroxyl group derived enzymes like ग्लूटाथायोन रिलेटेड इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, एक्सट्राडाइज एंड रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन सल्फ हाइड्रोक्सिल डिपेंडेंट एंजाइम्स का। एंजाइम इन लिशमेनिया कन्वर्ट्स सोडियम स्टाइबोग्लूकोनेट टू ट्राइवेलेंट कंपाउंड, causes efflux of glutathione and thiols and oxidative damage generating oxidative free radicals। so लिशमेनिया के अंदर यानी जो लिशमेनिया प्रोटोजोआ है उसके अंदर एंजाइम्स हैं जो सोडियम स्टाइबोग्लूकोनेट को ट्राइवेलेंट कंपाउंड के अंदर उसके स्ट्रक्चरल चेंजेस करके उसको ट्राइवेलेंट कंपाउंड में चेंज करते हैं, एंड दैट कॉजेज ऑक्सीडेटिव डैमेज, लीड्स टू जनरेशन ऑफ ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल्स बिकॉज ऑफ ग्लूटाथायोन। ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स जनरेट होते हैं, दैट इज causing the damage to the protozoa। It's not metabolized unchanged the urine। Adverse effects हैं बेटा इसके फिर। Then comes amphotericin B। Amphotericin B basically बेटा एक effective antifungal drug है, but it is also used for leishmaniasis in some cases। इसके एक बहुत important adverse effect है and it is nephrotoxicity which is very bothersome। बहुत bothering होती है nephrotoxicity, इसकी important है और उसी वजह से इसका use बहुत limited होता है। लेकिन WHO for leishmaniasis amphotericin B को first line drug कहती है, ठीक है। So besides sodium stibogluconate, amphotericin B is considered first-line drug, but its nephrotoxicity limits its use. It's very important, its nephrotoxicity। Then comes meltifosine। Meltifosine बेटा एक लेटेस्ट ड्रग है फॉर लिशमेनियासिस, एंटी लिशमेनियस ड्रग है जो ओरली इफेक्टिव है, ठीक है। बाकी जो ड्रग थी वो पेरेंटल थी, ये ओरली इफेक्टिव ड्रग है। मेल्टिफोसिन एंटी लिशमेनियस ड्रग है। इट इंटरफेयर्स विद लिपिड मेटाबॉलिज्म or it might be preventing the synthesis of self-reference molecules, or it might be altering the signal transduction। These are all its proposed mechanisms as it's not clear, and this latest introduced drug, and it's used as a combination therapy with amphotericin B or paromomycin। It is absorbed orally। Hepatotoxicity हो सकती है, skin allergy, nephrotoxicity सब कुछ हो सकता है। Then comes trypanosomiasis, which is not endemic in our area। It is an African disease, and drugs used for it are actually not very important। ठीक है। सो अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस जैसे स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, इसकी 2 स्टेजेस होती हैं। हीमोलिम्फॉइड स्टेज होती है, मेनिंगोएंसेफलाइटिस स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज के लिए लेदर ड्रग्स हैं इसकी, सेकंड स्टेज के लिए लेदर ड्रग्स हैं। सेकंड स्टेज चूंकि सीएनएस को इन्वॉल्व करिए तो हम वो ड्रग्स यूज करेंगे जो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर रही होंगी।
Suramin. Suramin is a drug which is used for the early phase, यानी first phase जो इसकी उसके लिए. It doesn't cross the blood-brain barrier. It binds to the host proteins and drug-protein complexes form, and then it leads to liberation. Drug is liberated by the lysosomal proteases to exert detrimental action of trypanosomal enzymes. It is directly acting on the trypanosomal enzymes and leading to killing of the trypanosomes. साइड इफेक्ट्स इसके कुछ इमीडिएट होते हैं, कुछ लेट होते हैं, एंड दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. देन pentamidine, it is also used for trypanosomiasis. It is used as an alternate to suramin, and it binds to protozoal DNA and inhibits DNA replication and function. Then melarsoprol है, it is reserved for later stage, यानी it is used for brain stage. It crosses the blood-brain barrier. It binds to sulfhydroxyglucocortizol enzymes and protein that alter cellular structure and inhibit their function. ठीक है, एंजाइम फंक्शन को ऑल्टर करेगा. एफ्लोरनिथीन है इसके बाद. इट इज द इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ ट्रिपेनोसोमल ऑर्निथेन डीकार्बोक्सिलेज. ये आपको पता है कि एंजाइम है इंपॉर्टेंट, जो कि हमारी पॉलीअमाइन सिंथेसिस में यूज हो रहा होता है. ऑर्निथेन डीकार्बोक्सिलेज, यू हैव टू रिकॉल इट फ्रॉम योर नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, कहाँ पे वर्क कर रहा था. सो सेम एंजाइम इज प्रेजेंट इन ट्रिपेनोसोम्स. तो ये एफ्लोरनिथीन ट्रिपेनोसोमल ऑर्निथेन डीकार्बोक्सिलेज को इनहिबिट कर रहा होता है. It is can also be used for the later stage, having good accumulation in CSF. Then comes American trypanosomiasis, which is Chagas disease. इसलिए drugs use होती हैं nifurtimox and benzimidazole. As it's not very important, you can just give it a review. ठीक है, इसमें क्या होता है, नाइफ्यूटिमॉक्स जो है ये हम ओरली देते हैं पेशेंट को. इट अंडरगोज रिडक्शन दैट फॉर्म्स नाइट्रोअमाइन रेडिकल्स. हाइड्रोजन peroxide, हाइड्रोक्सिल और सुपरऑक्साइड फ्री रेडिकल्स जनरेट हो जाते हैं, which are toxic for the trypanosomes. Benzimidazole, which is similar as nifurtimox. Drugs for toxoplasmosis. Toxoplasmosis is relatively important, मतलब बहुत ज़्यादा important नहीं है, पर उतनी unimportant भी नहीं है जितना trypanosomiasis unimportant थी. So toxoplasmosis is a drug caused by the protozoan Toxoplasma gondii, which is transmitted to human when they consume raw or inadequately cooked infected meat. ठीक है, so important thing is an infected pregnant woman can pass it to a fetus. And treatment of choice is a combination of sulfadiazine and pyrimethamine that inhibit folic acid synthesis, and it's toxic for the toxoplasm. ल्यूकोवोलिन भी यूज कर सकते हैं, पाइरिमेथामाइन क्लिंडामाइसिन के साथ भी यूज कर सकते हैं, एंड ट्राइमेथोप्रिन सल्फामेथोक्सोल के साथ भी यूज कर सकते हैं. All of them are somehow inhibiting folic acid synthesis. ठीक है. Then comes drugs for GRDSs. GRDSs बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे BSS इंपॉर्टेंट थी ना, वैसे GRDSs हमारे इलाके में बड़ी कॉमन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर और या अनहाइजीनिक कंडीशंस, सैनिटरी कंडीशंस, पुअर सैनिटरी, उससे इसकी ट्रांसमिशन होती है. Some infections are asymptomatic. Severe diarrhea can occur. Treatment of choice is oral metronidazole for 5 days. Alternative is tinidazole. ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट भी मेट्रोनिडाजोल से हम कर रहे होते हैं. इट इज इंपॉर्टेंट, जीआरडीसी इज इंपॉर्टेंट. ये देखें, ट्राइकोमोनियासिस क्या यूज करेंगे, मेट्रोनिडाजोल. मेजॉरिटी ऑफ द बेटा जो एंटी मतलब ड्रग्स हैं ना, ये प्रोटोजोल इन्फेक्शंस हैं, काफियों में मेट्रोनिडाजोल आर यूजफुल. ठीक है. So this is a summary of all the important protozoal infections: mebiasis, giardiasis, trichomoniasis, toxoplasmosis, leishmaniasis, trypanosomiasis. ये जो सीक्वेंस लिखी हुई है ना, ये सीक्वेंस इस तरह की भी है कि आप इम्पोर्टेंस भी इससे अंदाजा कर सकते हैं. दिस वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, देन कम्स दिस, दिस वन इज द लीस्ट इम्पोर्टेंट. ये इनकी ड्रग्स ऑफ चॉइस हैं, और ये इनके ऑल्टरनेट कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी कमेंट्स हैं. ठीक है. दिस इज फॉर लिपिनकॉर्ड. ये भी एक समरी है, एंड थैंक यू.
This was all about antiprotozoal drugs. If you have any, same is the case with this lecture. You can go through this lecture and you can then send me your roll numbers on the WhatsApp group. ठीक है, आपने जब दोनों लेक्चर पढ़ लो, एंटी मलेरियल, एंटी प्रोटोजोल, देन सेंड मी योर रोल नंबर, और दोनों की एक ही अटेंडेंस होगी, ठीक है, दोनों की अदर अटेंडेंस नहीं होगी। दोनों मैं आपको लेक्चर सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप के ग्रुप में, आपने दोनों पढ़ लेने हैं, उसके बाद दोनों सुन लेने हैं, उसके बाद आपने मुझे अपना रोल नंबर भेज देना है, और दोनों लेक्चर्स की अटेंडेंस एक ही काउंट होगी, ठीक है। और उस तरह सोचे कि वी डोंट रिक्वायर एनी जूम मीटिंग फॉर दिस। If you have any queries, you can send me in that WhatsApp groups, and I'll answer those queries as soon as possible. Thank you so much. Take care. Best of luck. Allah Hafiz.